अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया दावत देने का। बहुत मेहरबानी। मिर्जा साहब का चैनल भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है और लोग जो हैं वो ज्वाइन करते जा रहे हैं, उसके लिए बहुत मुबारकबाद आपको और बेस्ट थैंक विशेस यू। आपके चैनल के लिए सर। और थैंक यू। आज हम बात सबसे पहले करेंगे इसाक डार साहब की। इसाक डार साहब जो कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में, यूएन में गए और वहां पर जाकर उन्होंने बात ये की है कि जी जो भारत है वो हमारी तरफ जो आजाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वो लोग जो है पीओके कहते हैं, उस पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फलस्तीन और जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है उसके लिए जो है वो यूनाइटेड नेशन जो है वो अपनी कार्रवाई करे, उसके लिए भी उन्होंने वहां पर आवाज उठाई एज यूजुअल। आपको लगता है कि यूएन इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा? देखिए, बहुत शुक्रिया आरजू जी। यूएन एक्शन ले ना ले, पहले तो जो इसहाक डार साहब का मौकफ है, ये मौकफ ही बेबुनियाद है। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर पे कब्जा करना चाहता है। तो बिल्कुल झूठ अपने अवाम को बता रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी झूठ बता रहे हैं, पीओजे के लोगों को भी झूठ बता रहे हैं, दुनिया में भी झूठ बोल रहे हैं और शर्म बेशरम होकर झूठ बोल रहे हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि 22 अक्टूबर 1947 को असल में पाकिस्तान ने एक आज़ाद और खुदमुख्तार मुल्क रियासत जम्मू कश्मीर व अक्साय बतहा पर हमला किया? क्या ये एक हकीकत नहीं है कि महाराजा ने अपना वतन बचाने के लिए हिंदुस्तान के साथ मुआहदा इल्हाक किया 26 अक्टूबर 1947 को? तो कब्जा तो पाकिस्तान ने किया हुआ है, हिंदुस्तान तो उस कब्जे से आज़ाद करवाना चाहता है, छुड़वाना चाहता है। पहली तो बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि यूनाइटेड नेशन ने अगर कुछ करना होता तो वो कर देता। यूनाइटेड नेशन ने आज तक किया क्या है, मुझे ये बताएं। इराक पे हमला हुआ, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? अफगानिस्तान पे हमला हुआ, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? लिबिया पे हमला हुआ, क्या किया? सीरिया पे बमबारी हुई, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? और तो और यूक्रेन की तबाही और बर्बादी और ये जो जंग हो रही है, इसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? उसको भी छोड़िए, गजा में जो जंग हुई है और जो हम्म। कत्लेआम हुआ है उधर इसराइल में भी और इधर लेबनान में भी और गजा में भी, उसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन का क्या किरदार है? कुछ भी किरदार नहीं है। उससे तो ज्यादा पावरफुल जो है वो डैडी हैं, ट्रम्प साहब, जिनको मैं कहता हूं दुनिया के डैडी हैं वो। उन्होंने तो, उनकी बात में ज्यादा वजन है। उन्होंने कहा कि हम रूस को बिठा के तो मुज़ाकरात कर रहे हैं और जंग बंद करने के लिए प्रपोजल बना रहे हैं, और अगर यूरोपियन यूनियन ने हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट ना किया तो मैं सारी फौजें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहां बैठी हैं उनको वापस बुला लूंगा। जेलेंस्की की दौड़ें लग गई हैं, वो तुर्की पहुंच गया। उधर से तुर्की के सदर ने एक अजीब व गरीब बयान दे दिया है कि जी ये जो मुज़ाकरात रियाद में हुए हैं आज, ये मुज़ाकरात जो है तुर्की में किए जाए। और तुर्की के बारे में सबको पता है कि वो रूस के खिलाफ जो है वो यूक्रेन का साथ दे रहा है, तो वो न्यूट्रल कंट्री नहीं है। कहने का मकसद ये है कि यूनाइटेड नेशन का पीओजे के हो या दुनिया का कोई भी मसला, उसमें अब किरदार नहीं है। अब तो व्हाइट हाउस का किरदार है और वो ही चल रहा है। और आप देखें कि कैसे कल पेरिस में यूरोप के सारे लीडर पहुंच गए और उन्होंने आपस में मीटिंग की। उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं इस वक्त। पहले जेडी वैंस उनको थप्पड़ मार के गया है जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें, और अब जो है वो मार्को रूबियो वजीर खारजा अमेरिका जो है, उसने आज वहाँ रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो है समिट किया सऊदी अरेबिया में। तो यूनाइटेड नेशन का कोई किरदार नहीं है। और ये साग डार क्या पिद्दी का शोरबा। जी। लेकिन सर यूएन इतना इनरेलीवेंट क्यों हो गया है? यूएन से तो सिर्फ पाकिस्तान को हाँ, नहीं और भी कई कंट्रीज को उम्मीदें लगी होती हैं। हम तो हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं जी, इस इशू को यूनाइटेड नेशन में उठाया जाएगा, उस इशू को यूनाइटेड नेशन में उठाया जाएगा। लेकिन यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी कंट्री के लिए एकदम बेकार होके रह गया। उसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, उसकी एक वजह तो ये है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो एक बगैर दांतों वाली ऑर्गेनाइजेशन है। वो काट नहीं सकता किसी को, उसके पास वो इख्तियारात ही नहीं है। ठीक है ना? और दूसरा ये है कि ओवर द ईयर्स यूनाइटेड नेशन ने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह उसको करना चाहिए था। बल्कि यूनाइटेड नेशन की जो जैली तंजीमें हैं, जैसे यूएसएआईडी है, यूएस एड है, या यूनिसेफ है, या यूनेस्को है, या जो भी है, वो तो इस्तेमाल करते रहे
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, चाहे अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन या एशियन हो, उनको तरक्की करने से रोकने के लिए एड देते रहे, लो थोड़ा खा लो थोड़ा खा लो, खुद कुछ ना करो तुम। तो उसका नतीजा ये है कि एक तो वो इकोनॉमीज डिपेंडेंट हो गई वेस्टर्न इकोनॉमीज के ऊपर एड के लिए और कर्जों के लिए, और दूसरी तरफ जो जासूसी के इदारे अमेरिका के जैसे सीआईए है, सीआईए ने इन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए जाके वहां पे लोकल एनजीओज कायम करवाई, और उन लोकल एनजीओज के जरिए पूरा हर मुल्क का डाटा इकट्ठा कर लिया। लिहाजा उनको जरूरत ही नहीं है कि कोई एजेंट पाकिस्तान आए या हिंदुस्तान आए या बांग्लादेश जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमने खुद ही सारा डाटा इकट्ठा करके उनको दे दिया, जी ये हमारी हालत है। तो वो जब हमारा कोई जाता है सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा या कोई मिनिस्टर, तो वो सामने लेके चटा कटा बैठ जाते हैं कि तुम्हारी तो ये औकात है। तो यूनाइटेड नेशंस का किरदार खत्म हो चुका है अब जी। सर, कतर के अमीर जो हैं वो भारत पहुंचे हैं, मोदी जी ने जाके उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया। पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर हमारे गले बैठ गए कि जी भारत जो है वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करता है, और एक तरीके से मोदी गवर्नमेंट को भी हमारे यहाँ बहुत बोला जाता है कि मुस्लिम हेटर्स जो है उसके अंदर मौजूद है। इस किस्म की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, सिर्फ कतर की बात नहीं है, हर कोई जो है वो बीजेपी की इस वक्त की गवर्नमेंट और पीएम मोदी के साथ मिलने में इंटरेस्टेड दिखाई देता है। बहुत खुशी का इजहार होता है, और अभी इस वक्त भी आप जो देखें जैसे रिसीव किया गया, चेहरे से पता लग रहा है कि वो जो अमीर कतर है वो बहुत खुश हुए। क्या वजह है कि गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को नहीं सुन रही, और उनको ऐसा नहीं लग रहा कि पीएम मोदी जो है वो मुस्लिम्स के पीछे पड़े हुए? देखिए, जहां तक ये मुसलमानों के पीछे पड़ने वाला ताल्लुक है, ये तो निरा प्रोपेगेंडा है। अगर इतना ही अत्याचार हो रहा हो, इतना ही बेड़ा गर्क हो रहा हो वहां मुसलमानों का, तो क्या उनके पाँव में मेहंदी लगी हुई है या उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, वो सड़कों पे निकल के मुजाहरे नहीं कर सकते? तो ये तो बिल्कुल बेकार बात है। वहां मुसलमान औरतें बल्कि ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको मोदी ने बहुत सारे राइट्स दिए हैं, जिन पर एक अलग प्रोग्राम करें तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये जो कतर वाली आप बात कर रही हैं कि उनके चेहरे पे बड़ी मुस्कान थी और वो बड़े हैप्पी थे, और दुनिया में मोदी साहब को बड़ा रिसीव किया जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, आज का वक्त जो है ये ग्लोबलाइजेशन को लगा है रिवर्स गियर। इस वक्त सारी इकोनॉमीज प्रोटेक्शनिस्ट हो रही हैं, अपने अपने मंडियों को बचाने के चक्कर में हैं, और अपने जो ज़िया हो रहा है पैसे का, आज तक जो होता रहा है, इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि हर मुल्क का जो है जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कंट्रोल नहीं हो रहा। ऊपर से यूरोप में खास तौर पे इतनी ज्यादा इमिग्रेशन आ गई है कि जो इनका कटोरा था जिसमें ये खुशी से खाते थे सब पेट भर के, वो कटोरा जो है अब उसमें लाखों की तादाद में और आ गए हैं इमिग्रेंट्स अपना हिस्सा मांगने के लिए, और कटोरा बड़ा नहीं हो सका। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त है सप्लाई चेन्स। और सप्लाई चेन्स जो है, क्योंकि किसी एक मुल्क में मुकम्मल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होती। आप जानती हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होती हैं, पुर्जे वगैरह, सेमी कंडक्टर्स, गाड़ियों के पुर्जे, बहरी जहाज़ों के पुर्जे, हवाई जहाज़ों के पुर्जे, और जो भी है, ये सारा कोई कहीं पैदा होता है, कोई कहीं, फिर ये मुख्तलिफ जगहों से एक जगह पे लाए जाते हैं, वहां सिर्फ असेंबल करते हैं। लिहाजा मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइड थी यूरोप की या अमेरिका की, वो प्राइड करते थे मैन्युफैक्चरिंग में कि वी आर द मैन्युफैक्चरर्स, हम ये बना रहे हैं, वो प्राइड खत्म हो गई, रिप्लेस हो गई। अब वो मैन्युफैक्चरिंग की जगह सिर्फ असेंबली प्लांट्स बन गए। तो उसकी वजह से सप्लाई चेन्स जरा सी भी डिसरप्ट होती हैं, जैसे गाजा में जंग, यूक्रेन में जंग, या कोई फड्डा पड़ जाए, तो वो प्रोडक्ट्स को चीज बनाने के लिए जो पुर्जे शुर्जे चाहिए, वो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है। और इसलिए लोग समझते हैं कि अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हों, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में आगे जा रहा है, अपने वेपन्स भी बना रहा है, जहाज भी बना रहा है, सबमरीन्स भी बना रहा है, तो हो सकता है कि वो एक गारंटी हो इन टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल टर्बुलेंस, वो एक ऐसा मुल्क हो जिससे हमारी सप्लाई चेन सिक्योर रहे।
लिहाजा अब वो शिफ्ट कर रहे हैं इस चीज को इंडिया, और इसीलिए वो मोदी जी को पसंद करते हैं। दूसरी वजह जो है वो ये है, यूरोप वाले पसंद करते हैं कि उनके पास पैसा है, तो वो कहते हैं नोट विखा साड़ा मूड बने, नोट विखा साड़ा मूड बने। तो देखें फ्रांस में बिलियंस की शॉपिंग करके आए हैं, अमेरिका के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो क्या है 35 F-35 की डील करके आए हैं, और चीजों की डील करके आए हैं। तो एक तरफ हमारी जेब में, हमारे खीसे में नोट है भाई, हर बंदा जो है वो कहता है हमारी दुकान से खरीदो, हमारी दुकान से खरीदो। ये ऐसे ही है जैसे मरियम नवाज इछरे पहुंच जाएं या जिना सुपर पहुंच जाएं और लोगों को पता लग जाए मरियम नवाज साहब आई हैं, तो सारे दुकानदार बाहर खड़े हो जाएंगे, बाजी आए, बाजी आए, बाजी आए, हम हमारा देखें सामान, हमसे खरीदें। ये वही सिस्टम चल रहा है मोदी जी के साथ। जी जी। लेकिन सर गल्फ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ गल्फ कंट्रीज में बदलते हुए हम देख रहे हैं। अभी जो रिसेंटली जो एक पीस टॉक हुई है रशिया और यूएस के जो कह लीजिए कि जो मेंबर्स हैं उनके बीच आज में, हुई है। जी हाँ, तो उसमें सऊदी अरब में वो हुई है, ये जी हाँ, जो जी हाँ। पीस टॉक हुई है। तो इस तरह से और कई चीजें सऊदी अरब में बदल भी रही हैं। इसी तरह से गल्फ कंट्रीज जो पहले से यही समझा जाता था बस ठीक है इनके पास ऑयल है, गैस है, इस किस्म की चीजें हैं, अब वो भी एक तरह से मॉडर्न वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि गल्फ कंट्रीज में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे दुनिया में कोई असर पड़ेगा, कुछ फर्क आएगा? जी, पहली बात तो हमें यह समझनी चाहिए कि गल्फ कंट्रीज का लीडर जो है वो है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया ने इस्लाम से अपने हाथ धो लिया। वो अब कह रहे हैं कि भाई हम अब इस्लाम का ठेका हमने नहीं लिया हुआ, हमने अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज करना है। क्राउन प्रिंस जो है सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, MBS जिनको कहते हैं, वो सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ना सिर्फ लोगों की नजर तो पड़ती है ना, नाइट क्लब खुल रहे हैं जी, दारू बिक रही है या और चीजों पे पड़ती है नजर, लेकिन असल में वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं कि शुरू हो सऊदी अरेबिया में। तो दूसरा जो आपको देखना चाहिए वो ये है कि गल्फ की जो कंट्रीज हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस वक्त ईरान है, और ये जो जंग हो रही है गाजा की ये है। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से जो है ये जंग बंद हो, और वो सब इस वक्त ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं ओपनली या खामोश। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ, आपने देखा होगा मोदी जी अमेरिका गए थे, वहां पे उन्होंने, ट्रम्प भी थे, ये भी बैठे हुए थे, तो उनसे सवाल किया गया न्यूट्रलिटी के बारे में, तो उन्होंने कहा भी हम न्यूट्रल नहीं है, हम पीस के साथ हैं। बड़े खूबसूरती से उन्होंने ये बात की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अमेरिका के साथ हैं, हम ट्रंप के साथ हैं, क्योंकि ट्रंप इस वक्त कह रहा है पीस 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 पीस। बात समझिए आप, बिटवीन द लाइंस। तो इस वक्त इंडिया अमेरिका के साथ अलाइन कर रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उधर हमारी एक्सपोर्ट जो है $50 बिलियन जो है कमा रहे हैं वो इजाफी अमेरिका से एक्सपोर्ट्स में। तो वो कहते हैं कि इसको भी हम धचकाना ज्यादा बड़ा लगे, ठीक है आप उधर से टैरिफ बढ़ा दें थोड़े बहुत, तो हम इसको करते हैं इक्वल। लेकिन दुनिया अब बदल चुकी है, गल्फ बदल चुका है, इसीलिए ये जो लोग अब इस्लाम 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 का चूरन बेचते थे, वो चूरन अब नहीं बिक रहा। वो सामने से दुकान के गुजर जाते हैं लोग, कहते हैं अच्छा वो ये पुराना ही सामान बेच रहे हैं। लेकिन सर ओआईसी की मीटिंग भी हुई है और और ओआईसी की यार ओआईसी कंट्रीज जो क्या, हैं क्या लेकिन ओआईसी एक है? मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा। ओआईसी की कंट्रीज जो हैं उनमें भी जो कंट्रीज पावरफुल हैं, ठीक है, सारी कंट्रीज के पास तो पैसा नहीं है, नहीं। लेकिन जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो भी जाकर भारत के साथ बात करने में इंटरेस्टेड हैं, भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ ट्रेड करने के लिए और दूसरे कई शोबों में काम करने के लिए फील्ड में तैयार हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ जो है हम कब अकल पकड़ेंगे, हम कब सही होंगे कि हम भी भारत के साथ अपने टर्म्स ठीक करें? ठीक है, पहले जो कुछ हुआ मैं मानती हूँ बहुत सी गलतियां हुई है पाकिस्तान से, लेकिन आगे बढ़कर अब कुछ तो ठीक होना चाहिए। आगे 100 साल और इसी तरीके से हम लड़ते रहेंगे? देखिए बात यह है कि मैं तो इस बात से एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान के लोगों के पास अकल नहीं है। मैं समझता हूँ अकल उनके पास है बिल्कुल, और बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही अकल है। और लेकिन आपको पाकिस्तान को समझना पड़ेगा ना, पाकिस्तान के क्याम का मकसद एक अंग्रेजों की, वेस्ट की क्लैंटाइल स्टेट, एक सैटेलाइट स्टेट था। वो मकसद वो पूरा कर रहे हैं, और इस मकसद के दौरान चूंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस कमजोर रहा,
क्योंकि यहाँ का जो सरमायादार था उसके पास उस किस्म का वाफर पैसा नहीं था जिससे वो यहाँ पे कोई नेशनल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चला के अब हावी होता, पार्लियामेंट को हावी करता रियासत पे। लिहाजा वो साइड डोर से आहिस्ता आहिस्ता करते करते आर्मी आ गई अंदर, और आर्मी ने अपने बिजनेसेस भी इस्टेब्लिश कर लिए, सारा कुछ इस्टेब्लिश कर लिया, और अब पाकिस्तान चलता है फौज के जर्नैलों की मुनाफाखोरी को सामने रख के। कहां से हमें पैसा मिलेगा, कहां से नहीं मिलेगा, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भारत के साथ ट्रेड होगी तो सर इनको तो समझ नहीं आ लोग, रही कि भारत से टर्म्स अच्छे करेंगे तब भी पैसा आएगा, क्या ये वाला पैसा इनको उनको समझ तो में पैसा नहीं आ मिल रहा? रहा है, उनको क्या टेंशन है, उनको तो मिल रहा है पैसा, वो तो कमा रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, वो तो फौज तो पैसा कमा रही है, डिफेंस के बजट में से पैसा कमा रही है, हर तरफ से पैसा कमा रही है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आरजू काजमी ने आज खाना खाया है या नहीं खाया है, आरजू काजमी ने आज बिजली का बिल दिया है या नहीं दिया, आरजू आज ही काजमी बिल दिया है सर, क्यों की रुला रहे? गाड़ी में आज ही बिल, पेट्रोल है या नहीं है जी। क्यों आज रुला ये रहे? आज ही बिल दिया, 30,000 का आज बिल ही भरा बिल है आज दिया, ही। देख लो फिर। तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना। हाँ, शहबाज शरीफ या इमरान खान या बिलावल भुट्टो या कोई भी पॉलिटिशियन जो है उसको सरोकार हो सकता है, मैं मान लेता हूं कि उनको फिक्र है कि भाई जनता भूखी है, लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ का कोई बयान आता है या किसी का, या सागदार ने भी पहले बयान दिया था कि इंडिया के साथ तजारत होनी चाहिए या जो भी है, तो अगले ही दिन बयान आ जाता है 100 साल तक कश्मीर पर हम तो भारत पता से नहीं दो दो लड़ेंगे। तरह की स्टेटमेंट देते हैं लोग, नहीं, पागल तो उसकी नहीं है? वजह है ना, मतलब उसकी सेम वजह है टाइम पे दो दो स्टेटमेंट्स आती हैं। बाबू, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि फौज का डंडा आ जाता है पीछे से सर के ऊपर। वो कहते हैं ये बयान तुमने दिया, तुम्हारी ऐसी की, वो कहते हैं माई बाप गलती होगी, गलती होगी, गलती होगी, अगले दिन दूसरा बयान आ जाता है। ये चीज है। यही तो दो दो स्टेटमेंट्स इस वक्त भी चल रही है। यानी बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अमेरिका कोई रोल प्ले कर सकता है भारत के साथ टर्म्स ठीक करने में ट्रेड के लिए। दूसरी तरफ इसाक डार कह रहे हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन से कि ये तो कश्मीर पे जो आजाद कश्मीर या पीओके के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, इनको देखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये तो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हो। पता नहीं, बिल्कुल दो बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन की जो स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों पॉलिटिशियंस की तरफ से एक ही दिन आ रही है। ऐसा नहीं कि अलग अलग बोली है इन्होंने, एक ही टाइम पे ये सब कुछ चल रहा है। ये दूसरों को कंफ्यूज करते हो सर। यही चीज इन्होंने अफगानिस्तान में की थी कि अफगानिस्तान में भी ये दो तरह का गेम खेल रहे थे, और आज हम उसका रिजल्ट जो है वो हमारे सामने है कि किस तरह से वहां पर टीटीपी के हमले चल रहे हैं। और साथ ही साथ आपने वो स्टेटमेंट भी देखा होगा हमारे आर्मी चीफ साहब का, कि जो उसमें वो कह रहे हैं कि कुरान की आयतें पढ़ के सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि कहा गया है कि जो फसाद फैलाए उसके हाथ काट दो, गर्दन काट दो, ये काट दो, वो काट दो। तो मतलब अदालतें बंद कर दें, ये कहना चाह रहे हैं वो। अगर आपने उनका वो स्टेटमेंट देखा हो कि इस किस्म की स्टेटमेंट मैंने तो कभी किसी आर्मी चीफ को बोलते हुए नहीं देखा कि जी फसाद फैलाने वालों को मार डालो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो। स्टूडेंट्स के सामने वो बात कर रहे हैं, जो कि बहुत लोगों ने एतराज किया है पाकिस्तान में कि ये क्या बात कर रहे हैं। बस क्या है, जहादी ज़हनियत है इन लोगों की, जहादी ज़हनियत भी नहीं है। देखें, जहाद भी जो है इस्लाम में, जहां तक मैंने देखा है या लोगों से, अच्छे लोगों से सुना है, वो यही कहते हैं कि जी जहाद का हुक्म है गुर्बत के खिलाफ, जहालत के खिलाफ, समाजी नाइंसाफी के खिलाफ। हाँ जहाद का ये नहीं है कि आप दुश्मन के ऊपर चढ़ दौड़े और हाँ। काफिरों को कत्ल करना शुरू कर दें। बहरहाल आई डोंट नो ये कौन सा नैरेटिव लेके चल रहे हैं, लेकिन आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मैं आपको उस वक्त से जानता हूं जब आप, मतलब है कि इतनी सीनियर जर्नलिस्ट नहीं थी जब आपने शुरू किया, तो आपसे ज्यादा कौन इन चीजों को समझ सकता है। बल्कि मुझे आपसे ये सवाल करने चाहिए जो आप मुझसे कर रही हैं, क्योंकि आप वहां रहती हैं, कि ये क्या हो रहा है वहां पे, ये क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं सुधर रहे। हम तो आ गए वहां से, हम तो छोड़ाए हम वो गलियां, हम तो छोड़ आए, हम तो यहाँ आ गए। ये ना उधर के हैं ना इधर के हैं, बीच में हैं, बस ठीक है, चल रहा है। और देखते हैं, दिल खून के आंसू रोता है, क्योंकि अवाम जो है ना, पंजाब की भी अवाम, वो बड़ी मजलूम है। मैंने काम किया है पंजाब में, ट्रेड यूनियन में काम किया है, डेली वेजर्स की ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने काम करते हुए देखा है। और मैंने देखा है कि वहाँ पे जो सरकारी मुलाजम तबका है वो बेचारा पिसा हुआ है, और लोग पिसे हुए हैं।
तो मेरी हमदर्दियां उनके साथ है, लेकिन मेरी हमदर्दी पाकिस्तानी फौजी, पंजाब के जो फौजी जर्नैल हैं या जो फौजी जाके बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, उनके साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया कि पंजाब के लोग भी जो है वो सोचना शुरू करें कि भाई इसको फाइनल करो, खत्म करो, मुकाओ काम, यू नो। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कब इनको अकल आएगी सर, देखते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।